5 स्टार एम्परर ट्रेवलेशन की लाइटिंग को कमजोर कर सकती है। हालांकि 5th स्टार का जो ट्रेवलेशन उसकी पावर काफी होती थी, इसीलिए वो केवल उसकी पावर को कम कर सकती थी। तभी साओ लॉन्ग अपना सेल आते हुए कहता नहीं रे बाबा, ऐसी कौनो पिल नहीं है, और अगर ऐसा होता तो इसे ट्रेवलेशन ऑफ डेथ थोड़ी कहते। तभी जॉन एक्साइटेड होते हुए कहता है तो फिर सीनियर कैसे जिंदा बच गए, आपको भी लाइटिंग से टपक जाना चाहिए था। जिसमें साओ लॉन्ग एम्बेरस होते स्माइल करता और कहता है वो मर्चेंट अलायंस के सपोर्ट से और प्रेसिडेंट के प्यार के लिए ये धन्यवाद है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। साथ ही मुझे एक हाई क्वालिटी का इनर आर्मर मिल गया था जिससे मैं सरवाइव कर गया, वरना मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है ये बहुत अच्छा होगा, अगर ऐसी कोई पिल हो तो वास्तव में लोग इसको बहुत ज्यादा खरीदेंगे, यहाँ तक कि अगर होती तो मुझे नहीं पता वो कितनी कीमती होती। और ऐसा कहते हुए जोयान साओ लॉन्ग की तरफ देख रहा था। सीधा सीधा भाई, ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट पूछ रहा है कि भाई इसकी भी कीमत बता दे यार। साथ ही अभी जिक्सन पिल के बारे में जॉन इतना तो जान गया था, ये पिल वास्तव में हेवन को चैलेंज करने वाली पिल है, इसीलिए इस पिल को हल्के में लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी साओ लॉन्ग काफी अलर्ट तरीके से जॉन को देखता है, लेकिन जॉन के चेहरे पर अफसोस को देखकर वो ध्यान देना बंद करते हुए कहता है अगर वास्तव में ऐसी पिल होती तो मुझे डर है कि मैं भी इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि सीनियर भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तभी जॉन कहता है क्या आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तभी साओ लॉन्ग कहता है वास्तव में अगर ऐसी कोई पिल होती तो उसका ग्रेड वीक नहीं होता, साथ ही उसके इंग्रेडिएंट भी काफी ज्यादा रेयर हो सकते हैं, साथ ही उसे काफी ह्यूज क्वांटिटी में रिफाइन करना भी इम्पॉसिबल होता। इसीलिए लोगों को जरूरत ज्यादा होती लेकिन पिल कम होती तो लोग इसके लिए कंपटीशन करते और ये पिल वैसे ही अपनी कीमत को आसमान तक पहुंचा देती। और इस टाइम पे आखिरकार साओ लॉन्ग ऑक्शन हाउस का पर्सन था, बंदे को बात करना तो आता ही था और चीजों को समझाना। दूसरी अब वो लोग धीरे धीरे बात करते थे, तभी साओ लॉन्ग को समझ में आ जाता कि अब बातचीत टॉपिक के बाहर जा रही है, जिसका मतलब था जॉन को जो समझना था वो उसने समझ लिया। दूसरी जॉन और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए बॉस तू से और भी इंफॉर्मेशन चाहता था। साथ ही जॉन चाहता था कि वो बोले तू मुझे थोड़ा और बता दे, पर जोयान को पता था अगर वो ऐसा कहेगा तो लोगों को उसके ऊपर शक हो सकता है कि ये इतना पूछताछ काहे कर रहा है। तभी साओ लॉन्ग कहते हैं ठीक है बॉस तू मेरा फ्रेंड अभी भी कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट खरीदना चाहता है, इसलिए हम अब आपको और परेशान नहीं करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कहते हो साओ लॉन्ग खड़ा होकर उन्हें ग्रीट करता है। ये देखकर बॉस तू तुरंत ही कहते हैं ले जियांगली यार, इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लंगोटिया यार हैं बे, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का किसी भी टाइम पे वेलकम है। साथ ही ये यंग मास्टर को अगर कोई पिल रिफाइन करनी है तो मुझे लगता है इसे छोटी छोटी दुकानों में जाना चाहिए, वहाँ पे चीजें काफी सस्ते में मिल सकती हैं। जिसके बाद बॉस तू जो यान की बातों के बारे में ही सोच रहा होता कि क्या सच में ऐसी कोई पिल है जो कोई को तुरंत ही रिकवर कर सकती है। तभी जॉन कहता है समझ गया, और इसके बाद वो बॉस तू को ग्रीट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी जो यान उसके साथ नहीं जाता। ये देखकर साओ लॉन्ग तुरंत ही कहता है कुछ और भी रह गया है क्या भाई। तभी जॉन कहता है मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है और मैं इंग्रेडिएंट्स की कीमत भी नहीं जानता जिन्हें मैं खरीदना चाहता हूँ। जिसके बाद जॉन बात करते हुए काफी सारी इटर्नल पिल्स को निकालता है, 1 स्टार का मैजिकल कोर निकालता है। साला इसे अब्सॉर्ब कर लिया था ना बे, फिर किसी को मार दिया क्या, खैर अपन को क्या है। जिसके बाद अपना ठरकी निकालता है 4 स्टार डाउडी लेवल के मैजिकल बीस्ट की डेड बॉडी। साथ ही कुछ है हीलिंग पिल भी जॉन निकाल देता जिसे उसने त्यानमो माउंटेन रेंज में रिफाइन किया था। जिसके बाद जॉन कहता है क्या इनको पैसों में बदला जा सकता है। तभी बॉस तू जो यान के इन चीजों को देखता है तो काफी हैरान होता है और उसका चेहरा तुरंत ही साओ लॉन्ग की तरफ जाता है। तभी साओ लॉन्ग ऑर्डर करते हुए कहता है अरे बॉस तू उसी कीमत में ले लो जिस कीमत में तुम इसे बेच सकते हो। तभी अपना ठरकी कहता है अरे नहीं, आप जिस कीमत में इसे बेचना चाहते हैं उससे 20% छूट के साथ आप मुझसे खरीद लो। हालांकि जॉन को पैसे की जरूरत थी लेकिन वो लालच नहीं करना चाहता था। ये सुनकर ले साओ लॉन्ग भी अपना सिर हिला देता और बॉस तू तुरंत ही सिर हिलाते हुए एक एक करके चीजें हटा देते हैं और 10,000 सोने के सिक्के निकालकर जोयान को दे देते हैं। जिसपे जोयान वास्तु को काफी ग्रेटफुल तरीके से देखते हुए स्माइल करता है। जिसके बाद जोयान पिलबर्ग शॉप को छोड़कर ऊपर चले जाते हैं, मतलब अगले फ्लोर पे चले जाते हैं, ऊपर मतलब अलग वाला नहीं। जिसके बाद सेन लाओ सेंग कहते हैं चलो सांग मैंग के मेडिसिनल स्टोर पर चलते हैं जहाँ मेडिसिन इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। जिसपे जुआन भी एग्री हो जाता है और इसके बाद साओ लॉन्ग जुआन को 8th फ्लोर पर लेके जाता है और यहाँ पे मेडिकल मटेरियल स्टोर ने लगभग 8वीं मंजिल के 1/4 हिस्से में कब्जा कर रखा था। मतलब 3 पार्ट में बाकी सब हैं और 1 पार्ट में ये अकेले। और तो यूडान की तरह इस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट का जो मैनेजर था वो भी तुरंत ही काफी रिस्पेक्टेड वे में बाहर आता है और ले जियांगी का व्यक्तिगत तौर पर वेलकम करता है। अरे जहाँपना पधारिए, अगर कौनो काम था तो किसी को भेज देना था या हमको ही बुला लेते, आपको आने की क्या जरूरत थी। और सेम पंच लाइन साओ लॉन्ग यहाँ पे चिपकाता है, ये मेरा फ्रेंड है और ये आपसे कुछ लेना चाहता है। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही कहता है मेडिसिनल इंग्रेडिएंट यंग मास्टर अब बस बताएं आपको क्या चाहिए। तभी साओ लॉन्ग कहता है तुम्हें जो कुछ भी इंग्रेडिएंट चाहिए बॉस क्यू को बता सकते हो।
तभी जॉन कहता है मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इंग्रेडिएंट आम के यहाँ पे बेचे जाते हैं और इनकी कीमत कितनी होगी। जिसके बाद जॉन रैंक 2 के पिल के कुछ फॉर्मूले याद करता है और उनके इंग्रेडिएंट, क्योंकि जॉन प्रेजेंट टाइम की पावर के साथ केवल रैंक 2 के ही पिल को रिफाइन कर सकता था, जिसमें एक ब्लड कोई पिल होती है और एक किंगलिंग पिल होती है। जिसके बाद जोयान कहता है पहली चीज मुझे चाहिए एकाग्रता फूल, फिर चाहिए मिंगे फ्लावर, फिर है किंगलियन फ्रूट, लिंगमी ग्रास, जूलिंग ब्रांच, ब्लड कंडेंसिंग फ्रूट, छुहारा शाखा यानी छुहारा ब्रांच, ब्लड स्पिरिट ब्रांच, फिर है एम्परर ब्लड ग्रास। और ऐसा कहते हुए जॉन सभी इंग्रेडिएंट को बता देता है। साथ ही याद करते हुए बॉस कुई या क्यों तुरंत इन्हें लिख लेते हैं, क्योंकि ये सभी लो ग्रेड के इंग्रेडिएंट थे और उनके बैंक में ये सभी थे। जिसके बाद वो बताते हैं कीमत छुहारा ब्रांच, जू लिंगजे, एम्परर ब्लड ग्रास, इनकी कीमत 1 ड्रैगन टेल है यानी ड्रैगन गोल्ड कॉइन, और इन सभी की कीमत केवल 1 ही ड्रैगन पैटर्न कॉइन है। लेकिन जुंगली ब्रांच इसके लिए आपको 5 ड्रैगन टेल देने हैं। साथ ही एक ड्रैगन टेल में ये 10 पौधे आपको मिलेंगे यानी 10 हब। तो मैं सरप्राइज हूँ आपको कितने चाहिए। ये सुनकर तो जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उससे उम्मीद नहीं थी किंगलिन पिल और ब्लड कोई पिल के लिए जो इंग्रेडिएंट की उसे जरूरत थी वो इतने ज्यादा सस्ते थे और केवल एक जोड़ी इंग्रेडिएंट की कीमत 9 ड्रैगन टेल्स थी। और जहां तक जोयान को पता था तो साओ लोंग के हिसाब से इस पिल की एक बोतल को 100 ड्रैगन टेल्स में बेचा जाता था। यहाँ तक कि ब्लड कोई पिल की कीमत केवल 4 ड्रैगन पैटर्न कॉइन थे या कि टेल्स, और अगर ब्लड 3 पैटर्न ब्लड रिकवरी पिल की कीमत का हिसाब लगाया जाए तो वो 30 या कि 40 ड्रैगन पैटर्न कॉइन में बेची जाती थी, जिसका मतलब था कम खर्चा और फायदा ज्यादा। साथ ही यहाँ के इंग्रेडिएंट भी काफी सस्ते थे जो जॉन के लिए काफी बड़ा प्रॉफिट थे। इसलिए जॉन याओ क्लेन को खोलने के मामले को साइड में रखता है और पिल रिफाइनमेंट में अपना ध्यान केंद्रित करने के बारे में सोचता है, जिसमें से सबसे फर्स्ट पिल जॉन रिफाइन करना चाहता था किंगलिन पिल और ब्लड रिकवरी पिल, जो कि उसे काफी प्रॉफिट दे सकती थी। साथ ही जोयान को बहुत जल्दी रैंक 5 तक पहुंचना था, क्योंकि उसे रैंक 5 की पिल को रिफाइन करते हुए मैरो पिल को जो रिफाइन करना था। तभी जॉन कहता मेरे पास केवल 1,10,000 गोल्ड कॉइन है, और जॉन बस यही सोच रहा होता है कि वो कितने जोड़े पिल के खरीद सकता है। दूसरी तरफ साओ लोंग इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन जोयान को गोल्ड कॉइन की बात करते हुए देखकर वो तुरंत ही कहता मिस्टर, अगर तुम गोल्ड कॉइन का यूज करते हो तो तुम्हें टैक्सेस में छूट मिल सकती है और तुम 10% बचा सकते हो। ये सुनकर तो जॉन थोड़ा सा और हैरान होता है कि अच्छा बाबा ऐसा है का। जिसके बाद जोयान किंगलिन पिल के 65 सेट मतलब 65 और ब्लड कोई पिल के 40 सेट खरीद लेता है और इसके बाद बारमोल के होते हुए वापस आता है। तभी साओ लोंग जोयान की तरफ देखते हुए कहता है क्या मिस्टर जोयान के पास रहने की कोई जगह है, और इस टाइम पे उन लोगों ने पिल मार्केट को छोड़ दिया होता है। तभी जॉन अपना सिर हिलाता है। तभी साओ लोंग कहता है ठीक है, तो अगर तुम्हें मेरे बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे ऑक्शन हाउस के शराब खाने में जाना कैसा रहेगा। वहाँ की सिचुएशन खराब नहीं है, माहौल भी काफी शांत है, साथ ही ताओबाओ मार्केट से ये काफी नजदीक भी है, और अगर तुम वहाँ पे मेडिसिनल पिल्स को रिफाइन करना चाहते हो तो मैं सच कहता हूँ जगह अच्छी है। जिस पे जो यान भी सिर हिला देता है, क्योंकि इस टाइम पे देर हो रही थी, जुक्सी सिटी में अंधेरा हो रहा था और उसे पता नहीं था कि कहाँ रुका जा सकता है। जिसके बाद दोनों ही लोग बारमोल का यूज करते हुए मर्चेंट अलायंस लैब के एरिया में पहुंच जाते हैं। साथ ही बारमोल के बाहर बहुत ही करीब ऑक्शन हाउस था, इसलिए ले साओ लोंग जॉन को ऑक्शन हाउस में ले चलता है और कुछ 100 मीटर बाद वो एक कोने में मुड़कर बारमोल क्या पढ़ रहा हूँ मैं ऑक्शन हाउस के बैक यार्ड में आ जाता है, जो कि काफी बड़ा होता है। साथ यहाँ पे एक 3 मंजिला इमारत थी। साथ ही हर मंजिल के सामने एक छोटा सा बालकनी एरिया होता है जो काफी सुंदर और शांत था। जिसके बाद ले साओ लोंग जोयान के रहने के लिए वहाँ पे एक व्यवस्था बना देते हैं और जाने ही वाला होता है कि वो कहता है यंग मास्टर जोयान, आप पूरी तरीके से चिल होकर यहाँ रह सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे ढूंढने के लिए सीधा ही ऑक्शन हाउस में आए, और अगर मिस्टर जोयान बुरा न माने तो मैं कह सकता हूँ कि यंग मास्टर द्वारा रिफाइन किए गए पिल को वो हमारे दासांग ऑक्शन हाउस में बेचा जा सकता है। ये सुनकर जॉन सिर हिलाता है और स्माइल करता है, क्योंकि जॉन जिन पिलों को रिफाइन करना चाहता था वो ऑब्वियसली बेचने के लिए ही था, इसलिए वो उसे सौंप सकता था ये काम, क्योंकि अगर ये सबसे बड़े ऑक्शन हाउस के अंदर जाएंगी तो ये तो जॉन के लिए और भी अच्छा था। जिसके बाद वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और साओ लोंग वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि आखिरकार उसे दूसरे मामलों को भी तो रिपोर्ट करना था। साओ लोंग के चले जाने के बाद जोयान रूम से अपने कमरे के अंदर एंटर हो जाता है। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी ये काफी शांत और साफ था। जिसके बाद जोयान तुरंत ही पिल रिफाइनमेंट को स्टार्ट कर देता है और जोयान क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। पहले तो जॉन अपनी पावर को पीक लेवल तक लेके जाता है और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। जिसके बाद जॉन अपने हाथ को लहराता और किंगलिन पोशन यानी कि लिक्विड को रिफाइन करने के लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट थे वो बाहर आ जाते हैं और इन इंग्रेडिएंट से पूरा कमरा भर जाता है। साथ ही यहाँ पे जोयान ने सारे फर्नीचर को उठाकर कमरे के एक कोने में रख दिया था और इसके बाद जॉन के पूरे कमरे में केवल इंग्रेडिएंट ही इंग्रेडिएंट फैले हुए होते हैं। जिसके बाद जॉन की उंगली से एक रेड लाइट साइन होती है और जोयान का कंट्रोल वहाँ पे अपेयर होता है। जिसके बाद जॉन उसमें लगाता है आग। साथ ही इस टाइम पे जो ये कुलरोन था
इसे वुड से बनाया गया था, लेकिन इसकी साइज और ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। यहाँ तक कि ये कुलड्रोन जो यान की स्काई फायर को भी झेलने में काबिल थी, जिससे कोई भी पता लगा सकता था। ये इतनी भी इजी नहीं है जितनी यह दिखती है। जिसके बाद जॉन एक येलो स्क्रोल को निकालता है जो कि किंगलिन पिल का स्क्रोल होता है। पिल मतलब नहीं, किंगलिन लिक्विड का। साथ ही किंगलिन लिक्विड को 2 और 3 लेयर में डिवाइड किया गया था। हालांकि इसकी जो रिफाइनमेंट है वो इतनी इजी तो नहीं थी, लेकिन अगर जोयान मेहनत करता तो वो 2 प्रिंट या 2 पैटर्न या 3 पैटर्न या 3 पैटर्न लेवल तक इसे पहुंचा सकता था। साथ ही डायमंड एम्पर ने भी इस पिल की काफी ज्यादा तारीफ की होती है इस पिल के स्क्रोल के अंदर, जिससे जॉन ये तो समझ गया था ये सच में काफी अच्छी चीज है। साथ ही जॉन को पैसों की जरूरत थी, तो ऑक्शन हाउस में इसे बेचने का यूज जॉन कर सकता था। तो उसके लिए जॉन याद करता है कि साओलोंग ने कहा था पैटर्न 1 की एक बोतल 100 ड्रैगन टेल्स में बेची जा सकती है, जिससे जॉन को काफी मुनाफा होने वाला था। तो जो यान चुपचाप सामग्रियों को निकालकर अपनी पिल रिफाइनमेंट को स्टार्ट कर देता और ज्यादा नहीं सोचता। साथ ही जॉन की फ्लेम क्या होती है, आसपास का जो कोल्ड वो होता है टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। साथ ही यान मुक कुलड्रोन उसके अंदर जॉन की फ्लेम तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद जॉन इंग्रेडिएंट को एक एक करके कुलड्रोन के अंदर डालने लगता है और कुलड्रोन उन्हें स्वैलो करके रिफाइन करने लगता है। हालांकि जॉन ध्यान को कॉन्सेंट्रेट करने ही वाला था, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के साथ जॉन की फ्लेम अनकंट्रोल होकर उन सभी इंग्रेडिएंट्स को जला देती है। हालांकि जॉन की एल्केमी की टेक्निक को देखते हुए लो ग्रेड के इंग्रेडिएंट को रिफाइन करना मुश्किल नहीं था, लेकिन पहली बार में टेम्परेचर इधर उधर हो ही जाता है। लेकिन इससे जॉन मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होता और अगला इंग्रेडिएंट निकालकर फिर से डाल देता है। और कुछ और इंग्रेडिएंट को बर्बाद करने के बाद जॉन ने आखिरकार टेम्परेचर को कंट्रोल करना सीख लिया होता है। जिसके बाद जॉन एकाग्रता फ्लावर यानी कॉन्सेंट्रेशन फ्लावर को फ्लेम में फेंक देता है और टेम्परेचर को वो करता है, वो क्या कहते हैं, वो कंट्रोल करता है। अबे वो क्या होता है, कंट्रोल होता है वो। जिसके बाद जोयान धीरे धीरे उसे रिफाइन करता है और रिफाइनमेंट की स्पीड को बढ़ा देता है। जिसके बाद जॉन कुछ टाइम के लिए तो कुछ रिफाइनमेंट में अनसक्सेसफुल होता है, लेकिन इन 65 सेटों में से जॉन ने काफी सारों को रिफाइन कर लिया था और कुछ ही घंटों में वो भी। साथ ही कुलड्रोन के ऊपर हरा कलर का लिक्विड तैर रहा होता है, जिसे जोयान ने रिफाइन किया था। जिसके बाद जोयान की दर्जनों जड़ की बोतलें सामने उड़ जाती हैं और वो सभी दर्जनों जड़ की बोतलों के अंदर भरने लगता है। जिसके बाद जॉन एक लंबी सांस लेता है कि चल भाई आखिरकार हमने रिफाइन तो कर लिया। साथ ही उसकी फ्लेम कंट्रोल एबिलिटी में भी काफी अच्छा इजाफा हुआ था और उसमें काफी सुधार था, लेकिन फिर भी अभी जॉन को रिफाइनमेंट करने में काफी टाइम लगता था। जिसके बाद जॉन कहता है अगली इंग्रेडिएंट है मैंग हुआ यानी कंडेंस्ड फूल और मिंगे फ्लावर, कंडेंस्ड फ्लावर और मिंगे फ्लावर, जो कि लो ग्रेड के इंग्रेडिएंट थे। जॉन पहले एक एक करके सभी इंग्रेडिएंट को रिफाइन कर रहा है, समझे। जिसके बाद जॉन उन्हें तुरंत ही रिफाइन कर लेता है। साथ ही कॉन्सेंट्रेशन फ्लावर के कंपैरिजन में इनमें अनसक्सेसफुल होने का रेट जॉन का काफी कम था। जिसके बाद जॉन एक एक करके सभी इंग्रेडिएंट को रिफाइन कर देता है। क्योंकि मैं ये काफी ज्यादा बड़ा है तो मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहा। और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जोयान के जो सक्सेसफुल रेट होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे होते हैं। और इस टाइम पे पूरा ही कमरा जड़ बोतलों से भरा हुआ होता है, जिनसे काफी प्यारी सी स्मेल आ रही होती है, जो किसी को भी एल्यूजन में डाल सकती थी। साथ ही इन सभी इंग्रेडिएंट को जैसे स्काई फायर से रिफाइन किया गया था और यानमो कुलड्रोन का तड़का इनमें लगा था, इनका जो इफेक्ट था वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया था। जिसके बाद एक दिन बीत जाता है और जॉन ने आखिरकार 5 इंग्रेडिएंट में से 4 को रिफाइन कर लिया था। और अब सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जूल लुंगजी बचा हुआ होता है। और जॉन को पता था इस लो ग्रेड के इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने के लिए ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसकी क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। साथ ही पूरे दिन तक बिना रुके हुए रिफाइन करने के कारण जॉन थोड़ा सा थक भी गया होता है। और अपने माथे से पसीने को पोंछकर जॉन आंखें बंद करके पहले अपनी पावर को रिकवर करता है। और कुछ ही टाइम के बाद जॉन वापस से उसमें आके अपनी आंखें खोलता है और लिंगजी ब्रांच की ओर देखता है। जिसके बाद वो उसे भी उठाकर कुलड्रोन के अंदर फेंक देता और बोलता है स्वाहा। और ये आखिरी इंग्रेडिएंट था, क्योंकि किंगलिन लिक्विड के लिए जो 5 हर्ब्स थे उनमें से 4 जॉन ने रिफाइन किए थे, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन फ्लावर, कंडेंसिंग फ्लावर, नाइट फ्लावर, लिंगजी ग्रास, इन्हें जॉन ने पहले ही रिफाइन कर लिया था। साथ ही इन सभी के अंदर की एनर्जी काफी अलग अलग होती है। हालांकि जैसे ही जॉन ने जू लुंगजी को कुलड्रोन के अंदर डाला था, कुलड्रोन का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया था और ब्लास्ट के साथ ये बर्बाद हो जाती है। जिससे जॉन समझ गया था इसे रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है और बाकियों के कंपेरिजन में इसे रिफाइन करना कठिन ही है। साथ ही कुछ टाइम और बर्बाद करने के बाद जॉन आखिरकार इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना सीख जाता है और इसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जॉन के कुलड्रोन के अंदर बीच बीच में एक आध बार बूम की आवाज आ जाती थी, लेकिन लगातार 2 दिनों के रिफाइनमेंट के बाद जॉन ने आखिरकार सभी लिक्विड रिफाइन कर लिए होते और सभी इंग्रेडिएंट। और अगला टाइम था अब इन सभी इंग्रेडिएंट और लिक्विड्स को एक साथ फ्यूज करने का। हालांकि इस लिक्विड का जो फ्यूजन था वो पिल की तरह बिल्कुल भी नहीं होता। हालांकि यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट लिक्विड में रिफाइन हो चुके थे, लेकिन इनके जो एट्रीब्यूट थे वो पूरी तरीके से जुड़े हुए थे और इसे रिफाइन करने के 4 चरण थे, जिसमें जॉन को एक एक करके इन सभी को
उन सभी से मिलाना था और अंत में जुंगली ग्रॉस से जुंगली ब्रांच को मिलाना था, जूलिंग जी को मिलाना था, जो कि प्रोसेस काफी कठिन और अनबीटेबल होने वाला था। और कोई सरप्राइज नहीं कि डेवन एम्परर उन्होंने लिखा था कि ये केवल टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर जॉन आराम करता है, अपनी पावर को रिकवर करता है और इसके बाद फिर से रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि पहला स्टेप कंप्लीट हो गया था तो अब सेकंड स्टेप में जॉन एक्स्ट्रा अलर्ट होता है। दो लिक्विड को जैसे ही जोयान एक दूसरे के नजदीक लाता है तो उनके अंदर के जो एट्रीब्यूट होते हैं उनकी पावर चारों तरफ फैलने लगती है। जहाँ किंगलिन फ्रूट और कॉन्सेंट्रेशन फ्लावर ये दोनों ही एक दूसरे से दूर कर रहे होते हैं, लेकिन जॉन काफी ज्यादा अलर्ट तरीके से इन्हें कंट्रोल करता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करता है, जो कि इन्हें धीरे धीरे फ्यूज करने लगती है। और जॉन के पावर के और कंट्रोल एबिलिटी के सामने ये दोनों इंग्रेडिएंट धीरे धीरे एक साथ फ्यूज होने लगे थे। जिसके बाद जिनाओयान बिना रुके हुए पूरे फ्यूजन को स्टार्ट करता है और केवल लास्ट फ्यूजन जुंगली ब्रांच को फ्यूज करना भी छोड़ देता है और कहता है इसे बाद में करूंगा। और इस टाइम पे जोयान के पास काफी अलर्ट तरीके से कंट्रोल करने के कारण 4 टाइप के इंग्रेडिएंट के लिक्विड का जो जेड बोतल होती है वो तैयार हो जाती है। साथ ही इनके अंदर की स्मेल भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। साथ ही इनके अंदर की जो स्मेल इनकी रिचनेस को बता रही होती है। साथ ही फर्स्ट ग्रेड का कोई अल्केमिस्ट ऐसी पिलो को रिफाइन कर सकता था या कि ऐसे लिक्विड को। जिसके बाद जॉन शांत होता है क्योंकि अब 4 लिक्विड पूरी तरीके से फ्यूज हो चुके थे। तो अब आखिरी स्टेप था जूलिंग जी को इसके साथ फ्यूज करना। इसलिए जॉन अपने फ्लेम के साथ फ्लेम की 2 वॉल बनाता है और इन दोनों लिक्विड को एक साथ फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ये दोनों लिक्विड एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो दोनों के बीच उनकी एनर्जी एक दूसरे को कोलैप्स या सप्रेस करने लगती है और ये एक दूसरे से फ्यूज हो ही नहीं रहे थे। जिससे जॉन को लगता है कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, इसलिए जॉन दोनों को ही अलग कर देता है। साथ ही जॉन को पता था फर्स्ट टाइम सबके लिए कठिन होता है। यहाँ राइटर कहना क्या चाहता है भाई? हाँ वैसे कहा तो उसने सही है, फर्स्ट टाइम सबके लिए कठिन होता है, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। समझ रहे हो ना? फर्स्ट टाइम कोई चीज स्टार्ट करो, रीड पढ़ना या भी कुछ, तो कठिन होता है। धीरे धीरे आदत हो जाती है, फिर तो अपने लिए नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद जॉन अपने आप को एक्स्ट्रा फोकस करता है और स्पिरिचुअल पावर को एक एक करके पूरी तरीके से दोनों ही लिक्विड के साथ फ्यूज करता है। और जॉन के हाथ के प्रिंट तेजी से बदल रहे होते हैं और धीरे धीरे जॉन उन बॉल्स को धक्का दे रहा होता है जिससे वो एक साथ फ्यूज हो रही होती हैं। और उनके एक साथ फ्यूज हो जाने के बाद जॉन एक लंबी सांस छोड़ता है। हो गया। जिसके बाद जॉन कहता है किंगलिंग लिक्विड आखिरकार मैंने तुम्हें रिफाइन कर ही लिया। और जॉन उसे एक जेट की बोतल के अंदर डाल देता है क्योंकि ये जॉन का पहला सक्सेसफुल फ्यूजन था। साथ ही जॉन के लिए अब एक्सपीरियंस भी गैदर हो गया था और जॉन ने काफी अच्छा सुधार किया था अपने अल्केमी में, क्योंकि आखिरकार ये किंगलिंग लिक्विड दूसरे लेवल की पिल थी, सेकंड लेवल की। हालांकि ये एक लिक्विड थी, कोई पिल नहीं थी, इसलिए इसे रिफाइन किया जा सकता था, जो ये साबित करता था कि जॉन वास्तव में सेकंड रैंक की दहलीज में कदम रख चुका है। जिसके बाद जॉन बाकी के भी इंग्रेडिएंट को रिफाइन करने और उन्हें एक साथ फ्यूज करने के लिए पूरा टाइम लगाता है और सभी लिक्विड्स को एक साथ फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है और चुपचाप रात बीत जाती है। और जॉन की खिड़की में 24 घंटे लाइटें साइन हो रही होती है रंग बिरंगी। मैंने रंग बिरंगी कहा कि लंग बिरंगी, खैर छोड़ो, मैं भी तोतला आदमी। और जैसे जोयान सभी बैच को फुलफिल कर लेता है और रिफाइन कर लेता है तो कुलरोन से फ्लेम को भी गायब कर देता है और सभी जेड की बोतल्स को स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। इस टाइम पे जोयान के पास टोटल जितनी जॉन ने रिफाइन की थी किंगलिंग लिक्विड की 30 प्लस से ज़्यादा बोतल्स होती हैं। जिसके बाद जॉन आंखें बंद करता है और ब्लड स्प्रेड आर्ट को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जॉन की बॉडी के चारों तरफ ब्लड मिस्ट फैलने लगती है और जो यूमिंगलिन एक बार फिर गायब नहीं होता बल्कि वो वहीं पर रहता है। साथ ही ब्लड स्प्रेड टेक्निक को कंप्लीट करने के बाद जॉन काफी फ्रेश फील कर रहा होता है। साथ ही उसने फील किया था कि इस बार उसकी स्पिरिचुअल पावर में कोई खास सुधार नहीं हुआ था, जिससे जॉन कहता है वास्तव में जैसा कि ब्रदर किंग हावरान ने कहा था, इसका कल्टीवेशन करना वास्तव में अच्छा है, लेकिन अगर किसी ने घोस्ट को फॉलो नहीं किया तो उसे इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। जिसके थोड़ी देर बाद जॉन आंखें खोलते हुए आगे बढ़ता है और उसी टाइम पे धीरे धीरे गेट को ओपन करता है, क्योंकि अब जॉन ने किंगलिंग लिक्विड को रिफाइन कर लिया था, इसीलिए वो ऑक्शन हाउस में जाकर साओ लोंग को ढूंढने जा रहा था और इसे देने जा रहा था। जिसके कारण जॉन सड़क पे चल रहा होता और टाइम टाइम पर लाइटिंग्स की आवाज जॉन सुन सकता था। साथ ही जुक्सी सिटी में पिछले कुछ दिनों के दौरान जोयान को अब इन आवाजों की आदत हो गई होती है। साथ ही मैं बता दूं कि पिल लाइटिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि जॉन ने कोई पिल नहीं बनाई है, उसने लिक्विड रिफाइन किया है, समझे बाबू मोसाई। साथ ही इस टाइम पे जॉन थोड़ा सा अलर्ट होता है और डायरेक्ट ऑक्शन हाउस के अंदर नहीं जाता, बल्कि वो एक हिडन कपड़े खरीदता है और बांस की एक टोपी। जिसके बाद जॉन एक ऐसी जगह ढूंढता है जो सुनसान होती है और वहाँ पे जॉन कपड़े बदल सकता था और उसे कोई नहीं देखता था। ऊपर वाला देख रहा है जॉन, ऊपर वाला। जिसके बाद अपना टर्की तुरंत ही कदम बढ़ाते हुए ऑक्शन हाउस के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद द सांग ऑक्शन हाउस पर, जो कि सांगमेंग डिस्ट्रिक्ट के बार मोल के ठीक नजदीक था और सांगमेंग डिस्ट्रिक्ट की सबसे स्पेशल इमारत थी, गोल्डन ऑक्शन हाउस हैमर की पिल को रिफाइन कर दिया गया है और मैं किसी और दिन उनसे मिलने के लिए आऊँगा। और इतना कहकर जॉन जाने ही वाला होता है कि तुरंत ही वो थोड़ा सा मुड़कर कहता है, मैंने ले साओ लॉन्ग से प्रॉमिस किया था कि मैं पिल को रिफाइन करके उन्हें दे दूंगा। अब क्योंकि वो नहीं है तो मेरे पास जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं।
तभी एक अचानक आवाज आती है, यंग मास्टर क्या आप ले जियांगली को ढूंढ रहे हैं? और जैसे ही जॉन कदम उठाकर बस बाहर जाने ही वाला था, एक एक्सट्रीमली प्यारी सी मीठी सी कोयल जैसी आवाज आती है और इस आवाज को सुनकर स्टाफ के उस पर्सन का इंप्रेशन बदल जाता है और वो जल्दी से उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मिस आप। तभी इस आवाज को सुनने के बाद जॉन कहता है, कौन है जो दिल के गिटार बजा रहा है? और जॉन तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो गुलाबी ब्रोकेड कपड़े को पहने हुए एक जेट जैसी व्हाइट फिगर, जिसकी बॉडी पर ये कपड़े काफी फिटिंग कसी टाइट होती है, उसकी आंखें बिल्कुल एक झरने की तरह थी। साथ ही फिगर काफी ज्यादा हॉट और सेक्सी होता है, होठ पिंक होते हैं और चारों तरफ एक मिस्टीरियस स्मेल फैल रही होती है, जिससे तो कुछ टाइम के लिए जो यान भी इल्यूजन में चला जाता है। जॉन अपनी पूरी बॉडी में हल्की सी गर्माहट फील कर सकता था और वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता, जिसके बाद जॉन खुद से ही कहता है, ये एलाइट लड़की कितनी अट्रैक्टिव है, साथ ही ये रिपोर्टेड है और टैलेंटेड भी। और इस टाइम पे कुछ देर तक देखने के बाद जो यान किसी अननोन रीजन के साथ ही बस चाह रहा होता है कि ये उसकी हो जाए। हालांकि तभी वो लड़की अचानक से खांसती है और वो देखती है कि जो यान बस उसे ही देखे जा रहा है। साथ ही उसकी खांसी के साथ सिर नीचे करके देखता है और बांस की टोपी का जॉन के बेड है, मिस्टर मैं आपको जानती हूँ, आप जियो कोई केवल मेडिसिन को रिफाइन कर सकता है, तो क्या वो जो यान हो सकता है जैसे पूरे ही मर्चेंट अलायंस को तलाश है, जिसकी तलाश पूरे ही मर्चेंट अलायंस को है। साथ ही जानी की आंखों में थोड़ी सी निराशा भी होती है। तभी जॉन कहता है, ये 1 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की, इसमें स्टार मेंशन नहीं है, मतलब डाउडी की थकी हुई डुईकी को पूरी तरीके से रिकवर करा सकता है। और ऐसा कहते हुए जॉन अब अपनी जो एम्बेरस फीलिंग्स होती है उन्हें साइड में कर देता है, क्योंकि अब आती है बिजनेस की बात। प्यार व्यार घर में, बिजनेस सबसे मेन। तभी जैसे ही जॉन कहता है तो जेनी की आंखों की निराशा तुरंत ही हैरानगी में बदल जाती है और वो उस जेट की बोतल को देखती है तो वो तुरंत ही कहती है, यहाँ आओ, और एक पर्सन को कमरे के अंदर बुलाती है, जिसके बाद जेनी आगे झुककर उससे कुछ कहती है, जिससे वो पर्सन हाँ कहते हुए जल्दी पीछे हट जाता है और जल्दी एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है जो जेनी को प्रणाम करता है, प्रणाम मिस। साथ ही जेनी की बात को सुनने के बाद उस आदमी की आंखें साइन हो रही होती हैं, जिसके बाद जेनी कहती है, लीजिए और देखिए। और ये बंदा होता है लेली। किसकी लेली? I mean, क्या लेली? अच्छा, बोतल ले ली। जिसके बाद वो उसे अपनी नाक से सूंघता है। मैं बस राइटर से एक चीज पूछना चाहता हूँ, चाइना ने ऐसी कौन सी टेक्निक डेवलप कर ली है कि वे कहीं और से सूंघ सकते हैं? सबको पता है नाक से ही सूंघा जाता है, पागल कर देगा ये मुझे। और जैसे ही वो इस पिल को स्मेल करता है तो वो उसकी पूरी बॉडी कांप जाती है, वो हड्डियां जो कि लगभग गिरने की कगार पे थी। जिसके बाद वो सिर उठाकर मिस की तरफ देखता है और कहता है, मिस मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ये पिल सच है या नहीं। ये सुनकर तो जेनी भी थोड़ी सी हिल जाती है, क्योंकि ओल्ड मैन का नाम चैन डिंग था और इसे एल्केमी में ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन ये 4th ग्रेड का एल्केमिस्ट था और कई सालों से ऑक्शन हाउस के अंदर पिल्स की पहचान करने का मैनेजर था। लेकिन उनके पास भी वास्तव में इस पिल के बारे में कोई भी थॉट नहीं था, जो कि रैंक 2 की पिल थी और 2 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर की बैटल क्वी को तुरंत ही रिकवर कर सकती थी। इसलिए जेनी कहती तो फिर इसका यूज करके देखो। जिसके कुछ ही टाइम के बाद पसीने से लथपथ एक मोटे आदमी को कमरे में लाया जाता है। साथ ही उसके चेस्ट पे एक ताजा हाथ का निशान देखा जा सकता था, जिसका मतलब था इस बंदे को अभी पीटा गया है। जिसके बाद जेनी कहती है, ये बोतल का दवा इसको पिलाओ। और लेकिन इस पिल का नाम क्या है? साथ ही वो दिल में काफी एक्साइटेड होती है। जिस पे जॉन कहता है, किंगलिन लिक्विड 1 पैटर्न किंगलिन लिक्विड। जिस पे जेनी कहती तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 2 पैटर्न और 3 पैटर्न भी हो, जिसमें वो थोड़ी सी घबराई हुई भी होती है। तभी जॉन थोड़ा सा एम्बेरस होता है और कोई भी कमिटेड आंसर नहीं देता। साथ ही जॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो जेनी के सामने इतना झिझक क्यों रहा है। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जेनी से मिला था और जेनी की ब्यूटी के सामने वो अपनी ड्यूटी भूल गया था और ये भी भूल गया था कि उसकी 2 नहीं 3 वाइफ हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जोयान जेनी के अट्रैक्शन से बाहर आने में भी कैपेबल नहीं हो रहा था और जोयान को अपने सामने एम्बेरस होते हुए देखकर जेनी को थोड़ा सा अपनेपन का एहसास होता है। जो ये बार बार जेनी को अपनेपन का एहसास हो रहा है, मुझे जेनी पे शक हो रहा है। लक्षण ठीक नहीं लग रहे इस लड़की के, पता नहीं किस किस के साथ इसको अपनेपन का एहसास हुआ है। हमारा ठरकी बर्बाद हो जाएगा भाई यहाँ। साथ इस टाइम पे जेनी के थॉट भी धीरे धीरे इधर उधर भटक रहे होते हैं, जिससे वो भी चुपचाप थोड़ा सा शर्माते हुए अपनी नाक को टच करती है और बालों को पीछे करती है। साथ ही वो थोड़ा सा दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी। जिसके बाद वो कहती है, यंग मास्टर क्या आप मेरे दासांग ऑक्शन हाउस में एज अ एजेंट इन चीजों को सेल करना चाहेंगे? जिस पे जॉन सीरियल लाते हुए कहता है, मैंने सीरियल ले साओ लॉन्ग से पहले ही प्रॉमिस कर दिया है। तभी जेनी तुरंत ही ऑक्शन हाउस के मैनेजर की तरह अपनी क्वालिफिकेशन दिखाती है और उसके बगल के लोगों को इन लिक्विड को तुरंत ही खरीदने के लिए कहती है और कहती है इसे ऑक्शन हाउस के अंदर सबसे अट्रैक्टिव जगह पर रखें। इन चीजों का ऑक्शन हाउस में व्यवस्था करने के बाद जेनी एक चमकदार गोल्डन कार्ड निकालती है और जोयान की तरफ देते हुए कहती है, मेरे लॉर्ड ऑक्शन हाउस में अभी भी कुछ टाइम लग सकता है, तब तक आप ये मेंबरशिप गोल्डन कार्ड रख सकते हैं। और ये उन चीजों को लीड करता है जिन्हें आपने ऑक्शन हाउस में रखा है। जिस पे जोयान उस गोल्डन कार्ड को लेकर वापस से स्टोरेज में रखते हुए कहता है, तो अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। और उसके बाद बात खत्म करने के बाद जोयान उसका जवाब भी नहीं सुनता और तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाता है।
क्योंकि जाहिर तौर पर जॉन एम्बेरस होने से बचना चाहता था और अपने आप पे कंट्रोल पाना चाहता था। तभी जॉन को जल्दी वहां से निकलते हुए देखकर जेनी अपने व्हाइट जेड हाथ से अपने होठों को ढकती है और स्माइल करने लगती है। दूसरी तरफ जॉन जो कि ऑप्शन हाउस से बाहर आ गया होता है, लेकिन जेनी की पूरी बॉडी अभी भी जॉन के दिमाग में तैर रही होती है, जिससे जॉन इडियट्स की तरह स्माइल करता है और खुद को कोसते हुए कहता है, भाई 3 लड़कियां हैं जिससे तेरी शादी हुई है, अब तो रुक जा। जिसके बाद जॉन एक हिडन प्लेस में जाता है और अपनी बॉडी का काला कपड़ा और बांस की टोपी उतार कर अपने निवास के डायरेक्शन में चला जाता है जहाँ वो रह रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल होती है। जिसके बाद अपने सामान को कमरे में रखने के बाद जॉन क्रॉस लेग करके बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और आराम करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद आराम करने के बाद जॉन अंदाजा लगाता है कि उसने कितनी इंग्रेडिएंट को बेचा है और अगर मैं मैरोपिल को रिफाइन करना चाहता हूँ तो मुझे जितना जल्दी हो सके अपनी एल्केमी टेक्निक को 5 लेवल तक पहुंचाना ही होगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। ले साओ लोंग के अकॉर्डिंग किंगलिंग लिक्विड की एक बोतल लगभग 100 ड्रैगन कॉइन में बेची जा सकती है। मुझे लगता है इससे पैसों की समस्या तो कुछ टाइम के लिए सॉल्व हो सकती है। मुझे लगता है ज्यादा में बिकेगी क्योंकि इसके इफेक्ट भी अलग अलग है भाई। जिसके बाद थोड़ी देर तक जॉन कल्टीवेट करता है और आंखें खोलता है, उसकी बॉडी तरोताजा होती है। और इसी के साथ अब हम ये एपिसोड यहीं पे बंद कर देते हैं और देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे ये एपिसोड आपको देना भी है।